हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्म्स डिजिटल चैनल। हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स के सभी चैप्टर्स का रिवीजन इस चैनल के ऊपर। हमने लास्ट कुछ चैप्टर्स कवर किए हैं। अब हम लोग वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन कर रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स में हमने लास्ट 2 वीडियोस में यंग्स डबल स्लिट और लाइट इंटरफेरेंस को रिवाइज किया, उसके सारे की पॉइंट्स को अंडरस्टैंड किया और हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायफ्रैक्शन। तो आज हम लोग डायफ्रैक्शन को समझेंगे, उसके सारे की पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे एंड फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो तो राइट अवे स्टार्ट करते हैं हमारा डायफ्रैक्शन का रिवीजन। बिफोर वी कैन बिगिन एनीथिंग वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि डायफ्रैक्शन क्या होता है। फिर हम लोग एंड तक जाते जाते ये भी समझेंगे कि डायफ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो वाईडीएस या इंटरफेरेंस पैटर्न से कैसे डिफरेंट है। ये एक स्मॉल टॉपिक है आपके यंग वेव ऑप्टिक्स में, तो इसको थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ज़्यादा है, तो इसको इसके थ्योरी को थोड़ा अच्छे से याद रखना पड़ता है ताकि हम कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को मिस आउट ना कर जाए। लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो अगर हम लोग रीड आउट करें, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द शार्प एजेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट जो लाइट को रोक रहा है, और अपर्चर लाइक इस तरह का कोई सिस्टम जिसमें अपर्चर मतलब कि कुछ ओपनिंग क्रिएटेड है जहां से लाइट पास हो सकती है। तो ऑब्स्टेकल का मतलब जो लाइट को ब्लॉक कर रहा है, और अपर्चर का मतलब जो लाइट को अलाउ कर रहा है टू पास। इस तरह का अगर सिस्टम हो तो वहां से लाइट बेंड होती है, और उसका जो स्प्रेडिंग होता है शैडो रीजन में वो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाते हैं। ठीक है, जब भी लाइट किसी भी ऑब्स्टेकल के कांटेक्ट में आती है लाइक दिस, या किसी अपर्चर के कांटेक्ट में आती है, तो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन जाने के बजाय स्लाइटली बेंड हो जाती है। कितना बेंड होती है इस पर डिपेंड करेगा कि क्या एक्सटेंड है अपर्चर का, क्या साइज है, लाइट का क्या वेवलेंथ है, बट ये बेंड हो जाती है उसके शार्प एजेस पे। और इस बेंडिंग ऑफ लाइट को around the sharp edges of an obstacle like this or of an aperture like this is called diffraction या diffraction of light, which means ultimately अगर ऐसा अगर हम लोग मान लो अपर्चर का एग्जांपल ले लेते हैं लाइक दिस, है ना। तो ये अपर्चर मैंने एक बना लिया यहाँ पर। अपर्चर मतलब एक टाइप की ओपनिंग है, और यहाँ से अगर हम लोग लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो लेट्स से कि लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है लाइक दिस, लाइट इंसिडेंट हो रहा है, और ये स्क्रीन है जिस पे हम लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब सोचो एक एवरेज पर्सन को पूछा जाए कि स्क्रीन के ऊपर लाइट कितने रीजन तक विजिबल होगा, जिसको हम इल्यूमिनेशन भी बोल सकते हैं, इल्यूमिनेटेड एरिया पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन से हम पूछे कि कितना इल्यूमिनेटेड एरिया दिखेगा स्क्रीन पर, तो कोई भी पर्सन ये तुरंत क्या करेगा कि यहाँ से अपर्चर की एंड से एक लाइन ड्रॉ करेगा एंड ये बोल देगा दिस इज आवर इल्यूमिनेटेड एरिया। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ना, क्योंकि यही इन जनरल एक्सपीरियंस है हमारा। डे टू डे लाइफ में हमने लाइट को स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करते हुए देखा है, तो हमारा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर लाइट ऐसे आती है और सामने हमारे पास एक अपर्चर है, ये अपर्चर है, तो इस अपर्चर के थ्रू अगर लाइट पास होती है तो स्क्रीन पर सिर्फ इतने ही एरिया में क्या दिखना चाहिए, इल्यूमिनेशन दिखना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड, है ना, एक्सपेक्टेड इल्यूमिनेटेड इल्यूमिनेटेड एरिया। एक्सपेक्टेड इसलिए क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने से एरिया में ही इल्यूमिनेशन होगा, रोशनी होगी, बाकी पूरा डार्क होना चाहिए, बाकी इसके ऊपर और नीचे कंप्लीट डार्क होना चाहिए। बट इन रियलिटी हमने ऑब्जर्व किया कि जब लाइट इस अपर्चर से पास हो रही है तो इस अपर्चर के जो एजेस है, ये जो अपर्चर के एजेस है वहां पर बेंड हो जा रही है लाइट जो है अपर्चर के एंड पे। तो ये जो लाइट आ रही है वो एंटर किया और स्ट्रेट जाने के बजाय वो बेंड हो जा रही है। यहाँ पे भी कोई ना कोई लाइट आएगा, यहाँ पे एज से बेंड हो जा रहे हैं लाइक दिस।
बीच वाली लाइट तो पास हो ही रही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो लाइट पास होगी। बट जो एचएस वाली लाइट है वो आपके अपर्चर के कॉर्नर्स पर क्या हो रही है, लाइट बेंड हो जा रही है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो आप क्लियरली देख सकते हो कि लाइट जो है, लाइट एंटर्स शैडो रीजन, एंटर्स एक्सपेक्टेड शैडो रीजन। तो इसकी वजह से जो एक्चुअल इल्यूमिनेशन जो हमें विजिबल होता है वो यहां से लेकर यहां तक होता है। तो दिस इज इल्यूमिनेटेड एरिया, ठीक है, इल्यूमिनेटेड एरिया। तो एक्चुअली हमारे एक्सपेक्टेशन यहाँ तक भी होती है कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही आपका इल्यूमिनेशन एरिया होना चाहिए, बट ड्यू टू डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच इज बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस ऑफ अपर्चर, लाइट जो होती है वो शैडो रीजन में भी एंटर कर जाता है। तो यहाँ एक्सपेक्टेड शैडो रीजन था, बट वहां पे भी लाइट क्या हो गया, एंटर कर जाता है। इस फिनोमेना को हम डायफ्रैक्शन बोलते हैं। ये जो फिनोमेना है ये सिर्फ वेव में सिर्फ लाइट वेव में नहीं, ये साउंड वेव में भी होता है और अदर टाइप ऑफ वेव्स में भी ये होता है। ठीक है, तो साउंड वेव भी डायफ्रैक्ट होती है, लाइट वेव भी डायफ्रैक्ट होती है। अभी हम लोग इल्यूमिनेशन के केस में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग लाइट वेव का एग्जांपल लिया अभी। नहीं तो साउंड वेव में ये बहुत कॉमन है डे टू डे लाइफ में। अगर आपका जो साउंड का एक्सपीरियंस है, कोई भी पूछा जाए कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है, तो सब लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, विच इज ट्रू। बट आप देखोगे इवन इफ आप किसी रूम के एक कॉर्नर पे हो और दूसरे कॉर्नर पे कोई बाहर की तरफ, रूम के बाहर की तरफ कोई स्पीकर लगा दो, तब भी तुम ऑल फोर कॉर्नर्स पे वो साउंड सुन सकते हो। अगर जो साउंड होता है वो अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो कॉर्नर्स पे वो कभी बेंड, लाइक वो आ ही नहीं पाता और आपको कभी साउंड सुनाई नहीं देता। तो बट ऐसा नहीं है, आपको पता है कि अगर कोई भी हम लोग रूम ले ले, मान लो ये रूम है और ये दरवाजा है और यहाँ पे तुम खड़े हो, यहाँ इस कॉर्नर में तुम हो और यहाँ पर स्पीकर है, ठीक है। और एक काम करते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट ना हो उसके लिए मैं ये वाला हिस्सा हटा देता हूँ ताकि रिफ्लेक्ट होके ना, ठीक है, इस तरह से। तो अब अगर मैं पूछूं कि क्या इस बंदे को इस स्पीकर की आवाज आएगी, तो अगर तुम लाइट को, सॉरी, साउंड को स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए माने, तो यहाँ से तो साउंड ऐसे ट्रैवल करेगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में। तो साउंड का रीजन ये होना चाहिए, अगर इस रीजन में कोई ऑब्जर्वर है तो उसको साउंड सुनाई देनी चाहिए। इस कॉर्नर पे तो आवाज जा ही नहीं सकती अगर साउंड स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे। बट इन रियलिटी क्या होता है कि साउंड भी इस दरवाजे के, डोर के, विंडो के, क्योंकि साउंड का डायफ्रैक्शन बहुत कॉमन है डे टू डे लाइफ में, यहां से एजेस पे बेंड हो जाता है, ऐसे बेंड हो जाता है और बेंड होके इस कॉर्नर पे उसकी साउंड पहुंच जाती है। आप किसी भी कॉर्नर पे प्रेजेंट रहो, आपको साउंड डेफिनेटली आएगी। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है डायफ्रैक्शन का, कि साउंड जो होता है वो रूम के हर कॉर्नर तक पहुंचता है। जब रूम के बाहर कोई साउंड का सोर्स हो तो रूम के हर कॉर्नर तक पहुंच जाता है ड्यू टू डायफ्रैक्शन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो। तो जब भी लाइट किसी ऑब्स्टिकल, तो ये सेम चीज ऑब्स्टिकल के साथ भी होता है, सेम अपर्चर के साथ भी होता है। जैसे ऑब्स्टिकल में क्या हम समझ सकते हैं कि ऑब्स्टिकल में अगर मैं ये लाइन को ट्रेस करूं तो एक नॉर्मल पर्सन यहाँ एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ से यहाँ तक शैडो होगा, क्योंकि ब्लॉक कर रहा है लाइट को ये, तो यहाँ शैडो होना चाहिए। बट इन रियलिटी क्योंकि ये शार्प एजेस से बेंड हो रहा है, तो ये जो लाइट है वो जब इसके शार्प एजेस, जो ऑब्स्टिकल है उसके शार्प एजेस पे आती है तो बेंड हो जाती है अंदर की तरफ, इधर से। इससे क्या होता है, अगेन लाइट जो आप देख सकते हो वो शैडो रीजन में क्या हो रही है, एंटर कर रही है। इसको भी डायफ्रैक्शन बोलते हैं। और अपर्चर के केस में इस तरह से बेंड होगा, ये लाइट आया और ऊपर की तरफ बेंड हो गया, जिससे अगेन लाइट जो है वो शैडो रीजन में एंटर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको बोलते हैं डायफ्रैक्शन, ठीक है। ये जो फिनोमेना है ग्रिमाल्डी नाम के पर्सन ने डिस्कवर किया था, द बेंडिंग ऑफ लाइट, या जो बेंडिंग ऑफ वेव एट ऑब्स्टिकल और अपर्चर के केस में, ठीक है। और बट इसका जो थियोरेटिकल नॉलेज है, इसकी जो मैथमेटिक्स है, वो फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर दो पर्सन ने मिलके इस पे काफी स्टडी किया और अपना थ्योरी दिया था इसके ऊपर। तो हम लोग फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न की आगे बात भी करेंगे। आगे लिखा है कि डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव, ऑल टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोनों ही वेव होते हैं, मतलब साउंड वेव भी में होगा, वाटर वेव्स में भी होगा और एज वेल एज ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है
कि साउंड का जो डायफ्रैक्शन है, आपको कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आता है कि साउंड का जो डायफ्रैक्शन है वो इतना कॉमन क्यों है इन कंपैरिजन टू लाइट। आप देखोगे डे टू डे लाइफ में लाइट का डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आप लाइट टॉर्च ले लो, लेजर लेके आप ट्राई करोगे तो बहुत केयरफुल ट्राई करना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो में ही आपको उसका डायफ्रैक्शन दिख पाएगा, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द सिनेरियो में आपको नहीं दिखेगा। जबकि साउंड का डायफ्रैक्शन बहुत कॉमन है, अभी भी आपके रूम में हो रहा होगा और हमेशा होता है। जैसे मैंने बताया वो रूम के कॉर्नर तक साउंड पहुंचने के जो फिनोमेना है वो डायफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो समझते हैं कि साउंड में इजियर क्यों है। तो डायफ्रैक्शन किसी भी वेव का ना दो फैक्टर पे डिपेंड करता है कि डायफ्रैक्शन कितने स्ट्रांगली आपकी वेव डायफ्रैक्ट होगी या कितना स्ट्रांगली वो बेंड होगा एजेस पे, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक साइज ऑब्स्टिकल और अपर्चर का कितना है, ठीक है। जैसे कि ये ऑब्स्टिकल है, कोई डिस्क टाइप की चीज है, इसका साइज कितना है उस पर फर्क पड़ता है। ये जो साइज है ए, इसका रेडियस या डायमीटर बोलो, अभी के लिए डायमीटर हो जाएगा, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर अपर्चर हुआ, कोई ओपनिंग टाइप का हुआ, तो ये वाली साइज जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी साइज इस पे डिपेंड करता है। एक तो इस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन ये साइज कितना लार्ज और स्मॉल है, डायफ्रैक्शन अलग अलग एक्सटेंट तक हो सकते हैं। दूसरी चीज इस पे डिपेंड करता है, आपको याद रखना है, वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसका डायफ्रैक्शन हो रहा है। तो दो चीजों पर, ऑप्टिकल का साइज कितना है या अपर्चर का साइज कितना है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट, इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। इन दोनों के अकॉर्डिंग डायफ्रैक्शन का एक्सटेंड आता है कि कितना लाइट जो है वो बेंड होगी एजेस पर, दोनों के कॉम्बिनेशन से। और अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी ये डायफ्रैक्शन तभी होता है जब ए बाय लैम्डा का जो रेशियो हो वो कंपेरेबल हो या इक्वल टू वन हो। अब इक्वल टू वन नहीं, ये कंपेरेबल टू वन बोलेंगे, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू वन। कि ए बाय लैम्डा का रेशियो अगर कंपेरेबल है वन के तो डायफ्रैक्शन अच्छे से होते हैं, ठीक है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो डायफ्रैक्शन इतना लेस होता है या नेग्लिजिबल होता है कि आपको वो लगता भी नहीं कि लाइट बेंड हो रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए बाय लैम्डा कंपेरेबल टू वन का मतलब क्या है कि जब साइज, अब सोचो वन कब आएगा, जब साइज जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट के। तो जब साइज ऑफ ऑब्स्टिकल या साइज ऑफ अपर्चर आपके वेवलेंथ ऑफ लाइट के क्लोज है, आई एम नॉट थिंकिंग एग्जैक्ट इक्वल है, आई एम सेइंग क्लोज टू है, कंपेरेबल है, बहुत छोटा नहीं है बहुत बड़ा नहीं, कंपेरेबल है, आपस में दोनों वैल्यूज कंपेरेबल है। अगर ऐसा होता है तो ए बाय लैम्डा का रेशियो जो होगा वो भी वन के कंपेरेबल होगा और उस केस में डायफ्रैक्शन अच्छे से होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन है डायफ्रैक्शन होने की किसी भी वेव के लिए, नॉट जस्ट फॉर लाइट वेव बट किसी भी वेव के लिए डायफ्रैक्शन तभी अच्छे से होगा या प्रॉपर होगा अगर साइज ऑफ ऑब्स्टिकल या अपर्चर कंपेरेबल है, किसके कंपेरेबल है, आपके वेवलेंथ के। अब दिक्कत क्या होता है कि लाइट के केस में, अगर हम लोग लाइट के केस में देखें तो लाइट के केस में जो वेवलेंथ का रेंज है, स्पेशली विजिबल लाइट का अगर देखें तो वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक है। नैनोमीटर समझ रहे हो, 10⁻⁹ ठीक है। इवन इफ अगर आपने ऑर्डर को चेंज किया तो ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻6 या 7 मीटर के आसपास है ये, ठीक है। तो काफी स्मॉल वेवलेंथ है। तो अगर तुम्हें लाइट का डायफ्रैक्शन देखना है या ऑब्जर्व करना है बहुत ही क्लियर वे में, तो आपको साइज जो होना चाहिए ऑब्स्टिकल का या अपर्चर का वो एटलीस्ट इस रेंज में होना चाहिए, 10⁻⁻6 10⁻⁵ कंपेरेबल होना चाहिए। इतना स्मॉल अपर्चर होगा या ऑप्टिकल होगा तो ही आपको डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली दिख पाएगा। और क्योंकि हमारे रियल लाइफ में जितने भी अपर्चर है, डोर, विंडो, दो बुक्स रखे उसके बीच में जो जगह है वो इतना स्मॉल नहीं होता है, जिसकी वजह से इन डे टू डे लाइफ में आपको लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करते हुए अपीयर होता है, वो बेंड नहीं होता है। बट इन केस ऑफ साउंड, इन केस ऑफ साउंड, साउंड का जो वेवलेंथ है, एटलीस्ट हम लोग अगर बात करें जिसको ऑडिबल रेंज में भी बात करें, साउंड का जो वेवलेंथ होता है वो फ्यू सेंटीमीटर से लेकर फ्यू मीटर्स तक होता है। ऐसा कोई रेंज नहीं है बट फ्यू सेंटीमीटर से लेकर फ्यू मीटर्स तक हो सकते हैं। और ये जो वेवलेंथ है वो इंडिकेट कर रहा है कि अगर साउंड का डायफ्रैक्शन होगा
उसके लिए जो साइज रिक्वायर्ड है ऑप्टिकल का और अपर्चर का वो सेंटीमीटर और मीटर की रेंज में आना चाहिए, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में दरवाजों का विंडोज का साइज इतना ही होता है। अपर्चर, उसको विंडो को या डोर को हम लोग अपर्चर बोलेंगे। उसका साइज जो होता है इसे मीटर्स में ही रहता है, फ्यू मीटर्स ही तो रहता है, 2-3 मीटर जितना भी, डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन। और इसलिए डे टू डे लाइफ में साउंड का जो डायफ्रैक्शन है वो मच कॉमन है इन कंपैरिजन टू लाइट का, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत स्मॉल है। तो लाइट का अगर डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना है तो हमें बहुत ही स्मॉल अपर्चर लेना पड़ता है। ऐसी कुछ रियल लाइफ अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ऐसे स्मॉल अपर्चर का, तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल होगा हमारी ओन आईज। हमारे आईज का जो कॉर्निया है या जो आई लेंस है, यहाँ से लाइट पास होके रेटिना पे जाती है। तो जो लाइट आई का लेंस है वो भी एक टाइप का अपर्चर है, वो भी तो एक टाइप का ओपनिंग है ना, उससे एंटर करता है लाइट। तो वो भी वहां पर भी जब लाइट पास करता है तो वहां पे लाइट क्या होता है, हमारी आईज में लाइट डिफ्रैक्ट होता है। और इसी डिफ्रैक्शन की वजह से आपकी जो लाइट है वो स्प्रेड हो जाती है रेटिना पे, और समटाइम्स वो इमेज हमें अच्छे से दिखता नहीं है, वो शार्प नहीं दिखता, वो ब्लरी दिखता है इसी की वजह से। ठीक है, तो लाइट के लिए हमें बहुत स्मॉल अपर्चर चाहिए होता है। तो स्मॉल अपर्चर जैसे एटम की 2 लेयर ले लो, दूसरा एग्जांपल ले लो, 2 एटम की क्रिस्टल लेयर ले लो। ठीक है, एटम कह रहा हूँ, सॉरी यार, किसी लैटिस के बीच में, तो जैसे कोई भी मेटल ले लिया, मेटल का कोई ना कोई लैटिस होगा या लेयर होगी, एटम की एक लेयर होगी, एटम की दूसरी लेयर होगी। अब इन 2 लेयर के बीच में जो गैप होता है वो माइक्रोमीटर के अराउंड होता है। तो वो जो गैप है वो अपर्चर जो है वो इसके कंपेरेबल है, इसके वेवलेंथ के, तो वहां पर लाइट का डायफ्रैक्शन अच्छे से होता है अगर ऑब्जर्व करना है। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है जहाँ पे लाइट का डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व किया जा सकता है। Okay, size of optical is much greater than wavelength, then rectilinear motion is observed. जैसे लिखा है कि अगर आपके ऑप्टिकल का साइज काफी लार्ज है वेवलेंथ ऑफ लाइट से, तो उसकी वजह से आपको लाइट बेंड होते हुए नहीं दिखती है, मतलब डायफ्रैक्शन नहीं होता है। और बेंड करते हुए नहीं दिखती तो आपको लगेगा ना कि लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब आपको लगेगा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। It is practically observed when size of aperture and obstacle is greater than 50 lambda. Okay, तो 50 lambda से अगर बड़ा है तो फिर हमें ऑन एन एवरेज डायफ्रैक्शन नहीं विजिबल होगा। ऐसा बोला है कि अगर आपका अपर्चर का साइज या ऑप्टिकल का साइज 50 लैम्डा से ज्यादा है, अप्रॉक्स नंबर है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं, 50 लैम्डा से ज्यादा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि वो जो अपर्चर है वो डायफ्रैक्शन या जो लाइट वेव है वो डायफ्रैक्शन नहीं शो करेगी। तो 50 लैम्डा ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो कितना रेशियो होना चाहिए। तो 50 से कम होना चाहिए, आप ऐसे बोल सकते हो कि लैम्डा बाई ए बाय लैम्डा का जो रेशियो है वो 50 से कम होना चाहिए। ठीक है, कंपेरेबल होना चाहिए। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑर्डर ऑफ 10, हाँ तो 10⁻⁻7 मीटर होता है, जैसे आपको बताया जो ऑर्डर है लाइट का। इन जनरल ऑब्स्टिकल ऑफ दिस वेवलेंथ, दिस साइज is not present, so light rays do not show diffraction and it appears to travel along a straight line, इसलिए appears to travel along a straight line. But sound wave diffraction more जैसे लिखा है, as उसका जो wavelength होता है compared to light क्या होता है, large होता है, few सेंटीमीटर या mm, जैसे यहाँ पे दिया है कि mm से लेकर कुछ मीटर तक ये जाता है। ठीक है, सो इट इज जनरली डायफ्रैक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट्स और आवर डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्मॉल ओपनिंग है आपके दरवाजे के बीच में, नोटबुक के बीच में, तो वहां साउंड कंटिन्यूसली डायफ्रैक्ट हो रहा है और वो बेंड हो रहा है उसके एजेस में। ठीक है, डायफ्रैक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक wave is also not observed easily, okay, because their wavelength is of order of about 1 centimeter, and diffraction of the radio waves is very conveniently observed because of its very large wavelength। ठीक है, तो इसमें आगे जो मेंशन किया है वो ये बोल रहा है कि इस लाइन में कि अल्ट्रा वेव्स का जो डायफ्रैक्शन है वो इजीली ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, और उसका रीजन सेम है क्योंकि अल्ट्रा वायलेट वेव्स के
जो वेवलेंथ होगा, वो बोला है कि आपको वो वेवलेंथ लाई करता है 2.5 से 250 मीटर। और डे टू डे लाइफ में हमारे जो ऑब्स्टिकल होते हैं इतने लार्ज तो नहीं होते, 2.5 मीटर या 250 मीटर तक तो नहीं होते, इसलिए वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता। और इसके अलावा लिखा है कि एक्सरे भी डायफ्रैक्ट किया जा सकता है, और यह स्टार्टिंग में मेंशन किया ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डायफ्रैक्टेड सेम एज मैकेनिकल। तो ऑल क्रिस्टल के आप क्या कर सकते हो, किसी भी बॉडी के क्रिस्टल में आप डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो ये सारे पॉइंट्स। कंसेप्चुअल थोड़ा सा टॉपिक है, तो सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा ताकि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो थियोरेटिकल क्वेश्चंस को आंसर करने में। चलो, तो डायफ्रैक्शन समझ लिया, अब हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न, या समटाइम्स इसको आप नाम देते हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलो, तो फ्रॉनहोफर सिंगल लिखना भूलिए ना। डायफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता है फ्रॉनहोफर की लैंग्वेज में? तो ऐसे कई सारे पैटर्न ऑब्जर्व किए गए, उनमें से हम एक पैटर्न पढ़ रहे हैं, सिंपलेस्ट वन, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न। अब डायफ्रैक्शन का बेंडिंग ऑफ लाइट समझ में आता है, बट उसका पैटर्न से क्या लेना देना है। तो हम लोग फ्रॉनहोफर का पहले सेटअप समझ लेते हैं कि फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसा अपीयर होते हैं। ठीक है, तो फ्रॉनहोफर के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंगल स्लिट लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दिस इज योर स्लिट। ठीक है, जहां से लाइट एंटर हो रहा है सेम सोर्स से कॉन्वेक्स लेंस यूज करके इसको प्लेनर बनाया है। तो डायफ्रैक्शन में जरूरी है कि जो वेव एंटर हो रही है वो प्लेनर हो। प्लेनर वेव यहाँ पे एंटर हो रहा है कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से, और जब यहाँ पे आता है एट द अपर्चर, तो एट द अपर्चर लाइट क्या होता है, बेंड होता है। लाइट जैसे यहाँ पे जो एंड पे आया वो इधर बेंड हो गया, और मिड पॉइंट। ऑब्वियसली ये तो बाय डिफॉल्ट हम कंसिडर कर रहे हैं कि डी इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू स्मॉल डी। ये हम यूज करने वाले हैं इसको। 2 मिनट बच्चों मैं आता हूँ। एक बार आप ये लोग अच्छे से रीड आउट कर लो, मैं सारे पॉइंट्स शो कर देता हूँ। आप इन सारे पॉइंट्स को एक बार और रीड कर लो। 1 मिनट में आता हूँ मैं।
सॉरी फॉर द ब्रेक गाइस। चलो वापस रिज्यूम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे अचीव किया जाता है, इस पैटर्न को फिर मैं आपको पैटर्न शो करता हूँ। इस पैटर्न के लिए हम लोग एक सिंगल स्लिट लेते हैं या अपर्चर लेते हैं, आप बोल सकते हैं, जैसे हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं। ये अपर्चर है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द अपर्चर ए। इसका साइज ए लिया। अब ये सर्कुलर अपर्चर भी हो सकता है या स्लिट टाइप की भी हो सकती है, तो अभी के लिए हमने ये अपर्चर लिया। और इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न तभी बोल सकते हैं जब जो स्लिट है और जो स्क्रीन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है डी, जिसको हम यंग्स डबल स्लिट में भी इसको डी वर्ड से रिप्रेजेंट करते थे, ये ग्रेटर देन होना चाहिए आपके अपर्चर के साइज से, काफी लार्जर साइज का होना चाहिए, जिसको डेफिनेशन में लिखा है इफेक्टिवली इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, और इसी सेम फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न में हम लेंसेज का यूज करते हैं टू फोकस द लाइट। तो होता है क्या है, यहाँ पर हम एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। ये सोर्स ऑफ लाइट, इसको फोकस पे रखा जाता है। तो जब यहाँ से लाइट इमिट होती है और कॉन्वेक्स लेंस पे फॉल होता है, लाइट पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये फोकस पे है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे है, तो लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है। तो अब ये पैरेलल लाइट जो होती है वो आके फॉल होती है। ठीक है, तो फ्रॉनहोफर पैटर्न को अचीव करने के लिए पैरेलल या प्लेनर वेव फ्रंट होना जरूरी है। तो प्लेनर वेव फ्रंट होता है, ये हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि फ्रेजनल डायफ्रैक्शन पैटर्न में ये जो होता है ये स्फेरिकल इंसिडेंट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है। फ्रॉनहोफर में प्लेनर वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है। जब लाइट यहाँ पे फॉल होती है इस अपर्चर पे, तो लेट्स से इस अपर्चर को खाली कर देते हैं। हाँ, इस अपर्चर पे फॉल होती है तो आपकी जो लाइट जो होती है अब यहाँ से स्प्रेड होती है। ठीक है, लाइट जो होती है यहाँ से कॉर्नर पे, जैसे इस कॉर्नर से इधर स्प्रेड हो गया, इस कॉर्नर से इधर स्प्रेड हो गया, मतलब लाइट जो होती है पूरे स्क्रीन पर स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस हम इस लाइट को फोकस करते हैं एक स्क्रीन के ऊपर। तो हम लोग ये जो आपको दिख रहा है, ये जो स्क्रीन है वो एक्चुअली फोकल प्लेन पर मेंटेन किया होता है। तो जो भी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल प्लेन होगा उस पर मेंटेन किया होता है। तो स्क्रीन इज ऑन फोकल प्लेन ऑफ लेंस। ठीक है, इससे इसकी डिस्टेंस क्या हो जाती है, एफ हो जाती है। और जनरली आपको सवाल में दिखेगा, कोई अगर सवाल आता है तो आपको नोटिस होगा उसमें हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो लेंस है ये वेरी क्लोज रखते हैं स्लिट के, वेरी क्लोज रखते हैं स्लिट के, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपका ये जो डी की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली एफ के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमने इस लेंस को वेरी क्लोज टू स्लिट रखा तो डी अप्रोक्सीमेटली एफ हो जाएगा। अभी क्या है, क्लैरिटी रखने के लिए थोड़ा सा दूर रखा है। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारी जनरल एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि चलो डायफ्रैक्शन की वजह से लाइट स्प्रेड तो हो रहा है, बट हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही होती है कि लाइट पूरे स्क्रीन पर क्या दिखेगा, इल्यूमिनेशन दिखेगा, पूरे स्क्रीन पर ब्राइटनेस दिखेगी। बट ऐसा होता नहीं, हमें स्क्रीन पर दिखता है एक पैटर्न, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का पैटर्न ऑब्जर्व होता है। इसी पैटर्न को हम डायफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं या फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। हम उसी पैटर्न से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले हैं कि उसके लिए मैक्सिमा कहाँ बनता है, मिनिमा। तो होता है क्या है कि ये जो लाइट यहाँ पर वेव फ्रंट जब आता है, अब वो पैटर्न क्यों बन रहा है वो समझते हैं। जब वेव फ्रंट यहाँ पर स्लिट पे आता है तो अकॉर्डिंग टू हाइगीन्स प्रिंसिपल, अगर आपको हाइगीन प्रिंसिपल याद हो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वेव ऑप्टिक्स के, ये जितने भी पॉइंट इस वेव फ्रंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं राइट नाउ, ये सारे पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करते हैं। ये सारे पॉइंट जो होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, सेकेंडरी सोर्स। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, तो एक बार जरूर वो वाली वीडियो देख लेना जो हमारी फर्स्ट वीडियो है वेव ऑप्टिक्स, जिसमें मैंने बताया क्रिश्चियन हाइगन का जो प्रिंसिपल था या जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने भी पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट होते हैं सारे सेकेंडरी सोर्स की तरह होते हैं। और सेकेंडरी सोर्स की तरह है तो सब अपने अपने वेव फ्रंट इमिट करेंगे, सब अपने अपने वेव फ्रंट इमिट करेंगे, इस तरह से सब अपने अपने वेव फ्रंट इमिट करेंगे, जिससे ये वेव फ्रंट आगे कंटिन्यू होगा। और आप देखोगे जब ये वेव फ्रंट आगे कंटिन्यू करोगे इस तरह से,
तो आपको ओवरऑल इस तरह का इफेक्ट दिखेगा, जो लाइट है वो स्प्रेड हो रही, नॉट ओनली ऐसे नहीं सीधा जा रही है सर, वो स्प्रेड हो रही है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर कोई भी रैंडम पॉइंट स्क्रीन पे ऑब्जर्व करो, कोई भी रैंडम पॉइंट अगर स्क्रीन पे ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पर लाइट देखो कैसे पहुंच गई। यहां से कुछ लाइट पहुंचेगी ऐसे, ये कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली इसको फोकस करने के लिए यूज कर रहे हैं ताकि लाइट जो है वो पी पे फोकस हो जाए। कोई लाइट होगी जो ऐसे जा रहा होगा डायरेक्ट, कोई लाइट इस तरह से बेंड होके जा रहा होगा, फोकस कर रहा है जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो इससे क्या है, लाइट जो है बहुत सारी जगहों से, नॉट ओनली तीन, बहुत सारी जगह, यहाँ पे भी लाइट बेंड होके इसके पास आ रही होगी, यहाँ पे भी लाइट बेंड होके, तो जितने भी थाउजेंड्स ऑफ सोर्सेस हैं, सबसे लाइट जो है वो पी पॉइंट पे आके मीट कर रही है। और जब ये लाइट सारे पी पॉइंट पे मीट करते हैं, सब सेम पाथ नहीं ट्रैवल करते हैं, इनमें क्या होता है, पाथ का डिफरेंस होता है। और हमने इंटरफेरेंस में ये पढ़ा था कि अगर दो वेव में पाथ का डिफरेंस हो तो उनमें फेज का डिफरेंस हो जाता है, और उस फेज की डिफरेंस की वजह से उन दोनों वेव में क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, आइदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव डिपेंडिंग ऑन द फेज डिफरेंस। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो यहाँ पर आपको ब्राइट लाइट दिखेगी, तो ये जो भी कलर है, तो अगर ये रेड कलर की लाइट है, वहां ब्राइट रेड कलर का एक बैंड दिखेगा जिसको हम ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। और जहां पर जिस लोकेशन पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इन सभी वेव्स का, वहां पे डार्क बन जाएगा। तो इस तरह से पूरे स्क्रीन पर क्या होता है, ब्राइट एंड डार्क पैटर्न्स बन जाते हैं या फ्रिंजेस बन जाते हैं, जिसको हम लोग फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, इसको शो करने के लिए मैं आपको ऐसे विजुअलाइज कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से ये अपीयर होता है। तो ये सिंगल स्लिट है, ये लाइट का सोर्स है जो कि प्लीनर वेव सेंड कर रहा है। इन रियलिटी ये प्लीनर वेव बनाने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, तो हम सोर्स को कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रख देते हैं ताकि प्लीनर वेव, जब ये प्लीनर वेव फ्रंट मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली देख रहे हो, तो ये प्लीनर वेव फ्रंट्स है। बट जैसे यहाँ पर आता है, ये जो वेव फ्रंट है, ड्यू टू डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट चारों डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है, लाइट चारों डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है, क्योंकि ये स्ट्रेट सीधा नहीं जा रही। लाइट यहाँ तक तो स्ट्रेट आ रही थी सीधा, ऐसे देखो सीधा आ रही थी, बट उसके बाद तो लाइट ऐसे फैल जा रही, इसलिए आप देखोगे अब वेव फ्रंट जो है वो ऐसे हो गया, लाइट डायफ्रैक्शन की वजह से लाइट स्प्रेड हो रही है। बट ये जो जब स्प्रेड होती है तो अलग अलग पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस होने की वजह से जो भी ये लाइट यहाँ से, जैसे यहाँ से लाइट जो आ रही है, यहाँ से जो लाइट आ रही है, यहाँ से जो लाइट आ रही है, अलग अलग जगह से जो लाइट आके मीट कर रही है, उनमें पार्ट डिफरेंस होने की वजह से, जैसे यहाँ पे है ना डार्क बैंड बन गया, देखिए वहां पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वहाँ डार्क बैंड बन गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस की वजह से जो सारी वेव्स आई और यहाँ पे ओवरलैप हुआ, तो यहाँ पर ब्राइट बैंड बन गया, तो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का ब्राइट बैंड दिख रहा होगा। अब ऐसे इधर देखोगे इसके दोनों एंड पर डार्क बैंड, तो पूरे स्क्रीन पे ऐसा बन जाता है। ठीक है, पूरे स्क्रीन पर ऐसा बन जाता है, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बन जाते हैं। अभी क्या है कि स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है, तो आपको एक डार्क इधर दिख रहा है, एक डार्क बैंड इधर दिख रहा है, और बीच में आपको सेंट्रल ब्राइट दिख रहा है। इसको यहाँ पर भी हम सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा ही बोलते हैं YDSC की तरफ। ठीक है, तो आई होप कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि किस तरह से ये पैटर्न फॉर्म होता है। चलो आगे, अब इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये तो थ्योरी हो गया, अब क्या क्या चीजें याद रखना है, क्योंकि ये सब चीजें दिमाग में मिक्स होती रहती है और कंफ्यूजन होता रहता है। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बहुत केयरफुली पॉइंट बाय पॉइंट बुलेट पॉइंट्स बना के सारी चीजों को याद रखें। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे अभी करने वाले। तो पहला बुलेट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि वेव्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस, तुम कहोगे सर कितने सोर्स थे, थाउजेंड्स ऑफ सोर्स। थाउजेंड्स ऑफ सोर्स कैसे हो गए, क्योंकि एक स्लिट के अंदर, जैसे यहाँ पे बताया, ये जो वेव फ्रंट है, जो यहाँ इंसिडेंट वेव फ्रंट आता है, इस पे जितने भी पॉइंट्स प्रेजेंट है वो सब सेकेंडरी सोर्स की तरफ वर्क करते हैं। ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, ये हाइगेन्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो ये सारे सोर्सेस, थाउजेंड्स ऑफ सोर्सेस हैं। इन सभी सोर्सेस से आने वाली जो लाइट है, जब वो ओ पे मिलती है तो पार्ट डिफरेंस देखो जीरो आता है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये वाली लाइट जो बेंड होके यहाँ पर आई, और ये वाली लाइट जो बेंड होके यहाँ आ गई, दोनों के बीच में एग्जैक्ट सेम पार्ट डिफरेंस है। चलो एग्जैक्ट सेम पाथ ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, जीरो। बट ऐसी दो वेव्स नहीं है, डोंट वरी, और भी है, और भी है, ऐसी दो नहीं है, तो इसी के नीचे दूसरा वाला होगा
ये ऐसे आके मिल रहा होगा, बट ऐसा ही एग्जैक्ट सिमिलर यहाँ पर भी होगा। तो ये दोनों का पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, फिर 0। ऐसे ये तीसरे वाला यहाँ पर, और इस तरह से आपको दिखेगा जितने भी हाफ ऊपर और हाफ नीचे दोनों में, ठीक है, जितने भी आपके पार्टिकल्स से वेव आ रहा है सब में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि पार्ट डिफरेंस 0 हो रहा है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से, क्योंकि हर सारी वेव का यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, एक ब्राइट बैंड बनता है या ब्राइट फ्रिंज बनता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। तो यही पॉइंट हमें याद रखना है कि वेव फ्रॉम ऑल सोर्सेस रीच इन फेज मतलब सेम फेज एट ओ एंड फॉर्म सेंट्रल मैक्सिमा एट ओ। तो ओ पर क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा कि अब इन डार्क बैंड कहाँ पे बनेंगे, उनकी लोकेशन। तो फॉर पोजीशन ऑफ मिनिमाज, ठीक है, मिनिमाज मतलब डार्क बैंड। तो फॉर पोजीशन ऑफ मिनिमा अगर आपको निकालना है तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि ए साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एन लैम्डा। तो जहां पर भी ए साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर होगा वहां पर डार्क बैंड बनेगा। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि थीटा क्या है, और क्योंकि थीटा समझ में आना चाहिए, तो अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है आपको कि यहाँ पर मिनिमा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो पहले इसका एंगल निकालना होगा। तो एंगल कैसे निकालते हैं पहले वो समझो। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट जहां पे हमें निकालना है और जो मिड पॉइंट है इसका नाम एम दे देते हैं या सी दे रखा है जैसे यहाँ पर मिड पॉइंट। उससे ये जो एंगल, ये थीटा है हमारा, ठीक है। इस थीटा को हम नाम देते हैं या बुलाते हैं, इसको बोला जाता है एंगुलर पोजीशन, ठीक है। जैसे YDST में था वैसे एंगुलर पोजीशन, ठीक है। और ए क्या है, ए जो है वो स्लिट की विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इन दोनों पे डिपेंड करता है कि इस पॉइंट पर मिनिमा बनेगा कि मैक्सिमा बनेगा। तो मिनिमा की कंडीशन क्या है जो आपको याद रखनी है, मिनिमा की कंडीशन क्या है, फॉर nth मिनिमा, फर्स्ट सेकेंड जिस ऑर्डर का मिनिमा चाहिए, ए साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, जहां एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट डार्क या फर्स्ट मिनिमा निकालना है, एन की वैल्यू 1, सेकेंड मिनिमा निकालना है तो एन की वैल्यू 2 एंड सो ऑन। अब ये कंडीशन आता कहाँ से, वैसे तो ये हमें याद रखना है, ठीक है, बट आपको ये अगर समझना है कि कंडीशन आया कैसे, मैं एक सिचुएशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, रेस्ट ऑफ द आगे की चीजें सेम फॉलो होगा। तो हम ऐसे समझते हैं, ये हमारा सिंगल स्लिट है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेस है जिनसे सबसे लाइट आ रही है, ठीक है, बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेस है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे स्लिट को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, जैसे यहाँ से a/2 और यहाँ से a/2, दो हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट पे मान लो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या बोल रहा हूँ, अगर ए साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा के बराबर है तो फर्स्ट मिनिमा के लिए ए साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, लैम्डा। आई विल प्रूव दिस कि जब एक साइन थीटा लैम्डा के बराबर होगा तब वहां पर मिनिमा बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा मिनिमा, देखो, अब जो सबसे टॉप मोस्ट से जो लाइट आ रही है, ठीक है, और जो मिड पॉइंट से लाइट आ रही है, ये दो दो लाइट है, इन दोनों लाइटों में अगर हम चेक करें कि पाथ डिफरेंस कितना है, तो अगर आपने YDSC थोड़ा अच्छे से रिवाइज किया तो आपको पता है कि जब D की वैल्यू बहुत लार्ज होती है एज कंपेयर टू A, तो इन दोनों लाइट को पैरेलल माना जा सकता है, और उस केस में जो पाथ डिफरेंस आता है वो इतना हिस्सा आता है, और ये आएगा a/2, क्योंकि दोनों के बीच में गैप a/2 है, साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली है ना, ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर a/2 साइन थीटा। और हमारा ए साइन थीटा किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर, तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस किसके बराबर हो गया, λ/2, क्योंकि ए साइन थीटा लैम्डा है। और बताओ दोनों वेव के बीच में अगर पार्ट डिफरेंस λ/2 है तो कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। बट व्हाट अबाउट अदर वेव्स, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एक ही वेव है, राइट, बहुत सारी वेव है, तो दूसरी वेव्स को भी देखते हैं। वैसे ही
एक उसके जस्ट नीचे एक वेव होगा यहाँ पर, और इसके भी जस्ट नीचे दूसरा वेव होगा ऐसे यहाँ पर। इन दोनों के बीच में भी गैप कितना है, a/2। इनके बीच में भी पार्ट डिफरेंस कितना होगा, a/2 sin थीटा विच इज इक्वल टू λ/2। तो ये दोनों वेव जो मैंने अभी ड्रॉ की ऑरेंज कलर की, वो भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और ऐसा ही सभी वेव्स के साथ होगा। तो हो क्या रहा है, इस मिड लाइन के ऊपर वाले जितने भी वेव्स है वो नीचे वाले वेव से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं सारे के सारे। जब सारे वेव्स कैंसिल आउट हो जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या दिखेगा, डार्क। यहाँ पे कोई रोशनी नहीं दिखेगी, कोई इल्यूमिनेशन नहीं दिखेगा। तो इसलिए कंडीशन ए साइन थीटा होने पर क्या बनेगा, फर्स्ट डार्क। ऐसे ही आप सेकेंड डार्क थर्ड डार्क को भी एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसे डिवाइड करके। ठीक है, अभी के लिए हम कंडीशन याद रखेंगे कि ए साइन थीटा जब एन लैम्डा होता है तो मिनिमा बनता है। इसका ध्यान रखना है, ये थोड़ा वाईडीएसी से उल्टा है, वहां पर एन लैम्डा होता है तो मैक्सिमा बनता है। ठीक है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर एंगल स्मॉल लेते हैं, जो कि होता है, एंगल अगर स्मॉल लेते हैं तो लैम्डा बहुत ही स्मॉल है, तो एंगल स्मॉल लेते हैं तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। और साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। और थीटा को अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है टैन थीटा। और आपको पता ही है इस ट्राइंगल में टैन थीटा क्या होगा, वाई। टैन थीटा किसके बराबर होगा, y/d। तो इससे y का भी आंसर आ जाएगा, वो लोकेशन। तो आपका nth मिनिमा जो होगा वो किस लोकेशन पे होगा, n लैम्डा d/a के बराबर है। ठीक है, जहां पे ध्यान रखना है कि a जो है आपका स्लिट के विड्थ है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। नेक्स्ट पॉइंट सिमिलर तरीके से मैक्सिमा के लिए, तो फॉर मैक्सिमा जिनको यहाँ पर हम स्पेशल नाम देते हैं कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। वाई वर्ड सेकेंडरी, क्योंकि जो सेंटर पे बन रहा है, जो मैक्सिमा बनता है उसको सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। और उसके अलावा जितने भी ब्राइट बैंड्स बनते हैं उनको सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। तो जो सेंटर पे बनता है उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, और रेस्ट ऑफ द जितने भी मैक्सिमाज आते हैं उनको सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर ऑल सेकेंडरी मैक्सिमा कंडीशन क्या होती है, ए साइन थीटा 2n+1 λ/2 के बराबर। अगर ए साइन थीटा की वैल्यू 2n+ λ/2 के बराबर है तो उन सभी लोकेशन पे मैक्सिमास बनेंगे। जहां पे याद रखना एन की वैल्यू आप 0 से शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे वाईडीएस में होता था, अब एन की वैल्यू 1 से शुरू होगी। तो फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, अब ऐसे बोल सकते हो, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा ए साइन थीटा किसके बराबर होगा, 3 λ/2 के। ठीक है, नॉट λ/2, 3 λ/2। ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए ये सारा ऑड मल्टीपल्स लैम्डा आना चाहिए ए साइन थीटा। और सेम तरीके से इसमें इलाबोरेट कर सकते हैं, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को हम टैन थीटा लिख सकते हैं, और टैन थीटा को हम y/d लिख सकते हैं। और यहां से तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा कि मैक्सिमास की लोकेशन क्या है। तो मैक्सिमा की लोकेशन क्या आ गई, 2n+1 λ/d/2a। ये आपके सारे सेकेंडरी मैक्सिमास की लोकेशन आ गई। अब इसमें n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाओ, यू विल गेट ऑल द लोकेशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमास। ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन याद रखना है। तीसरा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जो सेंटर पे बन रहा था, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालने का तरीका क्या है, आपका देखो ये फर्स्ट डार्क होता है, ये फर्स्ट डार्क होता है, और उन दोनों के बीच में सेंट्रल मैक्सिमा होता है। उसके बाद फर्स्ट ब्राइट आता है, फिर सेकेंड डार्क, इस तरह से। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि फर्स्ट डार्क दोनों साइड जो बन रहा है उनमें कितना गैप है, वही सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ आ जाएगी। और इसी तरह से हम कैलकुलेट करके निकालते हैं और हमारा आंसर ये आ जाता है, जो कि आज फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो कितना होता है, 2 λ/d/a। ठीक है, और जैसे हमने बताया इन सम केसेस, क्योंकि हम लेंसेज को बहुत क्लोज प्लेस करते हैं अपने स्लिट के, तो वहां पे d की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होती है, फोकल लेंथ के बराबर हो जाती है। तो आप d को रिप्लेस कर सकते हो फोकल लेंथ से, अगर आपको सवाल में फोकल लेंथ दिया हो। ठीक है, कैलकुलेट करने की। तो ये आपका हो गया विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेम अगले पॉइंट में एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जब इसको d से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 λ/a। बट जैसे मैंने वाईडीएससी में आपको वार्न किया था कि ध्यान रखना कि जब आप लैम्डा की वैल्यू मीटर्स में डालोगे
विथ की वैल्यू, जो स्लिट की विथ है वो भी मीटर्स में डालोगे तो ये आंसर रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा। आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो ध्यान रखना, एक सीली मिस्टेक ही है। ठीक है, तो आंसर रेडियन में आएगा, डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। दूसरा, ये सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट, विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जो सेंट्रल मैक्सिमा की विथ है वो बाकी जितने भी सेकेंडरी मैक्सिमा थे, ये जितने भी सेकेंडरी मैक्सिमा है ना, इनसे डबल होती है। मतलब एक नॉर्मल सेकेंडरी मैक्सिमा की जो विथ होती है ना, वो लैम्डा डी बाई ए होता है, और आपके सेंट्रल मैक्सिमा की जो विथ होती है वो क्या होती है, 2 लैम्डा डी बाई, डबल ऑफ दिस। ये एक वन ऑफ द मेजर डिफरेंस है वाईडीएससी के पैटर्न में और डायफ्रैक्शन के पैटर्न में। वाईडीएससी में इफ यू रिमेंबर, सभी सेंट्रल मैक्सिमा की विथ सेम होती है, सभी, सेंट्रल ब्राइट का भी, फर्स्ट का भी, सेकेंड ब्राइट का भी, सबका। पर यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट की जो विथ है वो ऑलमोस्ट डबल होती है रेस्ट ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस से। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस हो गया, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, कि आपका सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो कितना इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विथ ऑफ द स्लिट। ठीक है, तो स्लिट की विथ जितनी ज्यादा होगी, आपकी इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा भी उतना ज्यादा होगी। इन अदर वर्ड, आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर मैं आई नॉट लिखता हूं सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी, तो आई नॉट जो होता है वो ए स्क्वायर के बराबर होता है, सॉरी प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नॉट जस्ट ए के बट ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है आपका जो इंटेंसिटी होता है सेंट्रल मैक्सिमा का। तो अगर आपकी स्लिट की विथ डबल होती है तो इंटेंसिटी आप समझ लो 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे शो भी कर सकते हैं। जैसे इस केस में हम लोग यहाँ पर इंटेंसिटी का एक ग्राफ प्लॉट करते, तो आप देख सकते हो राइट नाउ स्लिट की विथ जो है वो अराउंड 500 नैनोमीटर के आसपास हमने सेट कर रखी है, और हमें इंटेंसिटी जो मिल रहा है, थोड़ा सा हम लोग उसकी वैल्यू भी मेजर कर ले। वैल्यू कहाँ से शो होता है, मतलब मुझे अभी वैल्यू का ऑप्शन नहीं मिल रहा, बट आप अंदाजा लगा लेना, जब हम लोग इसमें इंक्रीज होता हुआ दिखेगा आपको उस टाइम पे। ठीक है, तो अब हम स्लिट की विड्थ बढ़ाते हैं, तो 500 नैनोमीटर से हम लोग इसको इंक्रीज करते हैं। आप इंटेंसिटी अभी देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, हमने इसको 800 या 850 नैनोमीटर कर दिया, तो जगह ज्यादा होगी। ठीक है, अब क्या हो सकता है, मोर एंड मोर लाइट कैन एंटर थ्रू द स्लिट, एंड जब मोर एंड मोर लाइट एंटर कर रही है तो जब सेंट्रल ब्राइट पे वो इंटेंसिटी आएगी, तो वो और भी ज्यादा आएगी कि मोर एंड मोर लाइट एंटर कर रहा है। और आप देख सकते हो अब इंटेंसिटी काफी बढ़ गई उसके कंपैरिजन में जितना पहले था। थोड़ी और अगर हम लोग स्लिट विड्थ बढ़ाते हैं, 1000 तक कर देते हैं, जैसे ही 1000 करोगे तो और ज्यादा स्लिट ओपन होने की वजह से और ज्यादा अब लाइट एंटर कर पा रहा है, और ज्यादा लाइट एंटर होने से आपकी जो सेंट्रल ब्राइट है, ये सेंट्रल ब्राइट ही है। आपको फर्स्ट ब्राइट एक्चुअली इस स्क्रीन के बाहर है, वो दिख नहीं रहा तुम्हें, तो ये फर्स्ट डार्क है, देखो ये फर्स्ट डार्क है। ठीक है, ये फर्स्ट डार्क इस साइड का, ये फर्स्ट डार्क इस साइड का, और ये जो विथ दिख रहे हो ना, इसी विथ की बात कर रहे थे कि ये जो सेंट्रल ब्राइट का विथ है, सेंट्रल ब्राइट की जो विथ है, ये हम बोल रहे थे, ये यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका 2 लैम्डा डी बाई ए, सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, और इसकी जो इंटेंसिटी है कि कितना इंटेंस है, ये जो इंटेंसिटी आपको ग्राफ में भी दिख रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके ए स्क्वायर के, ए स्क्वायर यहाँ पर ये स्लिट की जो विड्थ है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया इंटेंसिटी के बारे में। तो ये तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी हो गई। व्हाट अबाउट अदर जो मैक्सिमाज है जिनको हम सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं, उनकी इंटेंसिटी का क्या हाल है। तो इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरीज मैक्सिमा डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ सेकेंडरीज मैक्सिमा। ऑर्डर का मतलब समझते हो ना, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, तो उस ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो इसकी वजह से, तो इसमें ये बोला है कि जैसे जैसे एन, जिसको हम ऑर्डर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, बढ़ता है,
आपके इंटेंसिटी जो ब्राइट फ्रिंजेस की होती है वो डिक्रीज करती है। अब ये जो पॉइंट है वो काफी मेजर डिफरेंस है आपके वाईडीएससी के पैटर्न में। वाईडीएससी के पैटर्न इफ यू रिमेंबर यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, उसमें सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी, फर्स्ट की इंटेंसिटी, सेकंड की इंटेंसिटी सबकी एग्जैक्ट सेम होती है, 4I0 आती है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सेंट्रल ब्राइट की होती है, और उसके बाद जितना हम फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ाते जाते हैं आपकी इंटेंसिटी रिड्यूस होती रहती है। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हो। तो किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से आता है, I0 ब्रैकेट में साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, जहां पर I0 जो होता है वो आपका इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जो I0 ऊपर लिखा था। और बीटा क्या है, वेर बीटा इज दिस क्वांटिटी पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा। ठीक है, तो ए तो स्लिट के विथ है, थीटा जो है वो पोजीशन है जिस पोजीशन पर आपके सेकेंडरीज मैक्सिमा बन रहे हैं। और इससे आप निकाल सकते हो, जैसे कि अगर आपको फर्स्ट ब्राइट निकालना हो तो लेट्स से कि फर्स्ट ब्राइट की इंटेंसिटी क्या होगी, आपको रटने की जरूरत नहीं, सॉल्व करके निकाल लें। तो फर्स्ट ब्राइट के लिए ठीक है, तो फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, हमें पता है कि सेकेंडरी मैक्सिमा की जो कंडीशन होगी वो ए साइन थीटा 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है। ध्यान रखना यहाँ माइनस मत लगा देना, यहाँ प्लस ही होना चाहिए, ठीक है, माइनस नहीं आप ले सकते आप। और फर्स्ट के लिए करोगे तो एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, जैसे 3 लैम्डा बाई 2 आ गया, अब आप बीटा की वैल्यू निकाल लो, तो बीटा की वैल्यू क्या होती है, पाई ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई, देखो ये वाला फॉर्मूला बोल रहा हूँ, पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा। तो पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ए साइन थीटा की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाल ली, वो है 3 लैम्डा बाई 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा, इससे आ गया 3 पाई बाई 2। ठीक है, बीटा की वैल्यू, अब देखो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट ब्राइट, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, फर्स्ट ब्राइट सेंट्रल के बाद कितना आएगा, I0 साइन बीटा कितना, 3 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या होगा, नीचे बीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 2 और होल स्क्वायर। अब साइन 3 पाई बाई 2 तो 1 होगा और नीचे वाला पॉइंट स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 4, ऊपर 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9 पाई स्क्वायर I0। इतनी इंटेंसिटी, और यू कैन क्लियरली सी कि ये इंटेंसिटी कितनी रिड्यूस है, आप चेक कर सकते हो। पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली अगर 9 लेते हैं, लेट्स से अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो 9 × 9 81 हो जाएगा, और ये कैंसिल करके अराउंड कितना आ जाएगा, 81 तक अगर गया है, 4 × तो अराउंड 20 के आसपास ले लेते हैं, ठीक है, 20 अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, चलो अभी के लिए अराउंड 20। ठीक है, तो 1 × 20 ये कितना है, I0/20, देख लो। तो आपके जो फर्स्ट ब्राइट की इंटेंसिटी है वो I0/अप्रोक्सीमेटली 20 आएगी। कितना कम हो गया, मतलब समझ लो सेंट्रल ब्राइट का I0 है, तो नेक्स्ट वाला जो ब्राइट बनेगा वो 1/20 हो जाएगा उसकी इंटेंसिटी। तो जो अगले वाले का और कम हो जाएगा, तीसरे का और कम हो जाएगा, फोर्थ तक तो दिखना ही बंद हो जाएगा। इसीलिए डायफ्रैक्शन पैटर्न में सारे जो फ्रिंजेस होते हैं वो बहुत कम दिखते हैं, 4 5 6 इतने ही दिखते हैं, क्योंकि रेस्ट ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस इतने ज्यादा कम इंटेंसिटी के होते हैं कि वो फेड आउट हो जाते हैं। तो ये इंटेंसिटी हो गया, और ये कंपैरिजन नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाईडीएससी को कंपेयर करना। तो वाईडीएससी पैटर्न को अगर हम कंपेयर करें अपने डायफ्रैक्शन पैटर्न से, तो वाईडीएससी में इफ रिमेंबर ऐसा कुछ पैटर्न होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न। ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट, इधर भी ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट। और आप देखो ये सबका ग्राफ सेम हाइट तक पहुंच रहा है, ये इंटेंसिटी का ग्राफ है। तो सबकी इंटेंसिटी, जैसे कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी है, 4I0,
फिर देख रहे हो ये नीचे जो गड्ढा बन गया ऐसे नीचे आया ग्राफ, तो ये फर्स्ट डार्क है, 0 इंटेंसिटी। फिर उसके बाद फर्स्ट ब्राइट आया तो फर्स्ट ब्राइट की इंटेंसिटी वापस 4I0। फिर आपका सेकेंड डार्क आ गया, उसका इंटेंसिटी 0। फिर सेकेंड ब्राइट आ गया 4I0 एंड सो ऑन। यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है। सारे मैक्सिमा जो होते हैं उनकी इंटेंसिटी सेम रहती है। उसके ऑपोजिट डायफ्रैक्शन देखिए, मोस्ट ऑफ द इंटेंसिटी डायफ्रैक्शन पैटर्न की सेंट्रल मैक्सिमा पे ही फोकस रहती है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी या इंटेंसिटी जो होती है सेंट्रल मैक्सिमा पे फोकस होती है। तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी हम लोग I0 मानते हैं, जैसे अभी कैलकुलेट करके दिखाया, तो जो फर्स्ट ब्राइट है वो I0 बाय अप्रोक्सीमेटली 20 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 22 लिखा है, एग्जैक्ट के लिए 22। तो समझ रहे हो आपका सेंट्रल, ये सेंट्रल मैक्सिमा है और फर्स्ट ब्राइट यहाँ चला जाए। फिर ये सेकेंड ब्राइट देख रहे हो, सेकेंड ब्राइट का 1I0/61 टाइम्स हो जाता है। वैसे यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट और यहाँ पे सेकेंड ब्राइट, तो ये इंटेंसिटी, ये आपका फर्स्ट डार्क है, ये आपका सेकेंड डार्क है एंड सो ऑन। तो देख रहे हो 3-4 के बाद तो अब दिखना ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ 3-4 इसमें पैटर्न दिख पाएंगे क्योंकि इंटेंसिटी एकदम ही रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो इंटरफेरेंस YDSC का पैटर्न जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, और जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसका पैटर्न ये होता है। तो ऐसे याद रखेंगे, डबल स्लिट का पैटर्न ऐसा दिखता है, सिंगल स्लिट का इंटेंसिटी का ग्राफ ऐसा दिखता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट, मेंस में कई बार रिपीट भी हुआ है। तो नंबर ऑफ YDSC पैटर्न फ्रिंजेस विच कैन बी फिट इनसाइड द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप समझो। अगर हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ड्रॉ करें तो ऐसा दिखता है कुछ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दो स्लिट होते हैं, S1 और S2, होते कि नहीं होते। और स्क्रीन के ऊपर एक यूनिफॉर्म पैटर्न बनता है। तो चलो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में इंटेंसिटी के ग्राफ के से शो कर रहा हूँ, तो आप ऐसे समझो मैं इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म एक काम करते पहले सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि सेंट्रल ब्राइट गलत ना बने। तो सेंट्रल ब्राइट ऐसे कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ। आई होप ये आपको यूनिफॉर्म दिख रहा हो, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा बट सब यूनिफॉर्म, ठीक है। सभी ये ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये सेकेंड मैक्सिमा है, तो ऑन बहुत सारे। अभी मैंने थोड़ा गैप ज्यादा दिखा है। ये आपका YDSC का पैटर्न है, ठीक है। ये पैटर्न तब बनता है जब हमारे पास सिर्फ दो सोर्सेस होते हैं, S1 और S2, सिर्फ दो सोर्सेस काउंट करते हैं, ठीक है। तो हम स्प्लिट 1 को एक सोर्स काउंट करते हैं, स्प्लिट 2 को दो सोर्स, दूसरा सोर्स काउंट करते हैं। तो दो वेव के इंटरफेरेंस से ये पैटर्न बनता है। बट आपको जैसे अभी बताया, अगर ये एक सिंगल स्लिट पे फोकस करोगे, अगर सिर्फ एक सिंगल स्लिट पे फोकस करोगे, तो सिंगल स्लिट से डायफ्रैक्शन का पैटर्न बनेगा। इसको भूल जाओ नीचे वाला S2 को, सिर्फ S1 पे ध्यान दो। तो अगर सिर्फ S1 पे ध्यान देंगे तो ये एक सिंगल स्लिट का अपरेटिस टाइप का है। तो इसकी वजह से एक इस स्क्रीन पर डायफ्रैक्शन का पैटर्न बनेगा इसके सामने, और S2 की वजह से एक डायफ्रैक्शन का पैटर्न बनेगा इसके सामने। तो दोनों, तो YDSC में क्या होता है, दोनों के पैटर्न ओवरलैप करते हैं। YDSC का भी पैटर्न आता है और डायफ्रैक्शन का भी पैटर्न आता है, क्योंकि हर एक स्लिट से खुद का डायफ्रैक्शन का भी पैटर्न बनता है। तो वो इसी के ऊपर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसका सेंट्रल मैक्सिमा इसी के सामने होगा कुछ इस तरह से, और बाकी इस तरह से फॉल कर जाएगा। और ऐसे ही सेम सेम तरीके से इसके सामने इसका मैक्सिमा और बाकी फॉल कर जाएगा। मतलब इन रियलिटी थोड़ा YDSC का पैटर्न जो है ना कुछ ऐसा दिखता हुआ नजर आता है, लेकिन रियलिटी ऐसा फील होता है। तो जो ग्रीन वाला है वो आपका YDSC का पैटर्न है, जिसमें सिर्फ दो सोर्स इंटरफेरेंस शो करते हैं, S1 और S2, तब बनता है। बाकी जो पिंक वाला है वो S1 से आने वाली सभी वेव का डायफ्रैक्शन पैटर्न है, S2 से सिंगल स्लिट का ब्लू वाले। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अभी तो वैसे दिख नहीं रहा होगा, बट ये जो सिंगल स्लिट का दिख रहा है सेंट्रल मैक्सिमा,
इस सिंगल स्लिट के सेंट्रल मैक्सिमम में YDSC के कितने वेव आ जाएंगे, ये क्वेश्चन। ठीक है, YDSC के कितने वेव आ जाएंगे। अभी देखो, अभी तो मैंने बड़े बड़े बनाए इसलिए एक भी नहीं दिख रहा, बट इन रियलिटी कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम और एक्यूरेट बनाए तो मान लो ये आपका सिंगल स्लिट का सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद ऐसे गिर जाते हैं। ठीक है, ऐसे। अब इसके अंदर जो डबल स्लिट वाले हैं उनका पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है। ये डबल स्लिट के हैं, ठीक है, डबल स्लिट वाले ऐसे देखिए इस तरह से दिखते हैं। इन रियलिटी मतलब जो पैटर्न बनता है स्क्रीन के ऊपर वो कुछ ऐसा होता है। हमें यही निकालना है कि ऐसे कितने डबल स्लिट के फ्रिंज सेंट्रल मैक्सिमम में फिट हो जाएंगे। तो करना बहुत सिंपल है। देखिए, मान लेते हैं कि एक YDSC में एक फ्रिंज की विड्थ जो है वो बीटा है, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ n फ्रिंजेस इसके अंदर फिट हो रहे हैं, तो बी n टाइम्स बीटा क्या बराबर नहीं होना चाहिए जो विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा का, विड्थ के बराबर होना चाहिए। हमें सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ पता है 2 लैम्डा d बाई ए होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर n फ्रिंजेस फिट हो पा रहे हैं, तो n टाइम्स बीटा मस्ट भी होना चाहिए 2 लैम्डा d बाई ए के बराबर। और बीटा इलाबोरेट करोगे तो कितना आएगा, लैम्डा d बाई ए के बराबर, एंड दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा d बाई ए। लैम्डा डी, सॉरी ए नहीं, यहाँ पे डी होता है। ठीक है, तो डिफरेंस समझो। डी जो होता है वो स्लिट के बीच का सेपरेशन होता है, और ए जो होता है वो स्लिट की विड्थ होती है। दो अलग अलग चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर ये डी होता है, तो एन का आंसर मेरे को कितना आ गया, 2D बाई ए। ठीक है, तो आप इसको एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हो कि नंबर ऑफ YDSC के जो फ्रिंज सेंट्रल ब्राइट में फिट हो सकते हैं डायफ्रैक्शन के, वो कितना आता है, 2D बाई ए। जहां पर डी जो है वो सेपरेशन है स्लिट्स के बीच का, और ए जो है वो एक स्लिट की विड्थ है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है और अलग अलग नहीं लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, काइंड ऑफ लास्ट पॉइंट भी, कि अगर व्हाट इफ कि हम लोग स्लिट की जगह पिन होल लें। मतलब हमारा जो अभी स्लिट है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रॉनहोफर में हमने ऐसा ले रखा है ना, ऐसा कुछ स्लिट है हमारा। बट व्हाट इफ कि इस तरह के अपर्चर की जगह अगर हम सर्कुलर अपर्चर ले, कुछ इस तरह का, तो वही आपके जो बैंड्स है, फ्रिंजेस है, वो एक्चुअली सर्कुलर पैटर्न बन जाएगा लाइक दिस। आई विल शो यू। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। तो अभी मैंने अपर्चर जो लिया है ये सर्कुलर अपर्चर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अपर्चर का लार्ज वर्जन है, और ये स्क्रीन पे जो बनेगा वो यहाँ पर है। और मैंने एक लेजर ले लिया, इस लेजर को मैं अलग से कि ग्रीन लाइट में सेट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी हम यहाँ से डायमीटर, इसेंट्रिसिटी वो सब एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैंने इस लेजर ऑन किया, अब देखो जिसने डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस या डायफ्रैक्शन नहीं पढ़ा है, उसको क्या लगेगा, अगर एक लेजर को एक होल से पास किया तो स्क्रीन पर भी सिर्फ एक सर्कुलर इल्यूमिनेशन दिखना चाहिए, बाकी तो सब डार्क ही दिखना चाहिए ना, बाकी सब तो लाइट ब्लॉक होगी। बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं। जब लाइट पास होती है, यू गेट दिस पैटर्न। नॉट ओनली जो सर्कुलर डिस्क बनना चाहिए था वो तो बना ही है, वो तो आप देख ही सकते हो जो एक्सपेक्टेशन थी, बट उसके अलावा बहुत सारी ब्राइट एंड डार्क बैंड मिलते हैं, और जो आप देख रहे हो फेड होता जा रहा है। क्यों फेड हो रहा है, जैसे मैंने बताया था कि जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा बढ़ता है, इंटेंसिटी रिड्यूस होती जाती है डायफ्रैक्शन में। इसीलिए 3-4 के बाद तो दिखना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, 3-4 के बाद तो दिखना ही मुश्किल है। तो ये जो है ये सेंट्रल मैक्सिमा कहलाता है। तो जब हम पिन होल का यूज करते हैं ना, तो आपका जो पैटर्न होता है वो सर्कुलर ऐसे दिखता है ऑन द स्क्रीन। और स्क्रीन पर जो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये जो जिसमें सबसे ज्यादा ब्राइट आप देख सकते हैं ना, इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द जो ग्रीन बैंड्स हैं। तो ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा।
ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा की डिस्क बुला सकते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा डिस्क, जिसको हम एरी डिस्क भी बोलते हैं, जिसके नाम पे रखा गया जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था इस पैटर्न को। ठीक है, तो ये उसके बाद फर्स्ट डार्क है, तो आपको दिखेगा एक डार्क कलर की बीच में एक लाइन है। फिर उसके बाद फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो ये वाली जो ग्रीन कलर की जो लाइट देख रहे हो, ये है आपकी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फिर उसके बाद फिर एक डार्क बैंड है, फिर उसके बाद फिर से एक ग्रीन कलर का बैंड है, ये आपका सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये आपका थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा है, एंड सो ऑन इट गोज ऑन। आई थिंक 4 के बाद तो आपको शायद दिख रहा होगा कि इंटेंसिटी इतनी कम हो गई है कि अब तो विजिबल भी नहीं हो रहे, आपको शायद ही दिख रहा होगा। इसमें आपको 2-3 ही दिख रहा होगा, वो उसकी वजह से क्योंकि इंटेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका जब आप पिन होल यूज करते हो तो आपका पैटर्न डायफ्रैक्शन ऐसे दिखता है। इसमें आप एडजस्ट करके देख सकते हो कि अगर हम डायमीटर बढ़ाते हैं तो इस पर क्या असर पड़ता है। आप देखोगे जो आपका डिस्क है वो और स्मॉल होते जाता है, विथ कम होती जा रही है। जितना ये लार्ज हो रहा है विथ उतनी सेंट्रल मैक्सिमा की कम होती जाती है। ये तो हमने अभी पढ़ा ना कि जो सेंट्रल मैक्सिमा की विथ है वो डिपेंड करता है ना ए पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इधर गया विथ, विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पर नहीं है, हाँ ये रहा, विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए का मतलब कि जितना ज्यादा स्लिट की विथ ज्यादा होगी, आपका सेंट्रल मैक्सिमा की विथ उतनी कम होगी। वही आप चीज यहाँ पे शो हो देख सकते हो कि जितना विथ कम कर रहा हो सेंट्रल मैक्सिमा की विथ बढ़ती जा रही है, जितना स्मॉल होल कर रहे हो वो उतना बढ़ती जा रही है, और जितना कम। और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज ना आपको रियल लाइफ में अगर हम रिलेट करना चाहें तो सोचो हमारी जो आईज की ओपनिंग है, जहाँ से लाइट एंटर करती है हमारे आईज में और रेटिना तक जाके इमेज बनाती है, वो कुछ इस तरह का ही है। इसलिए जब आई, और उतना ही स्मॉल है, बहुत स्मॉल है ना हमारे आईज की जो एंटर, ये कॉर्निया से जब लाइट एंटर करता है वो जो स्मॉल होल सा आपको दिखता है उससे लाइट एंटर करती है, तो वो कुछ इसी टाइप का तो है। अब सोचो ये तुम्हारी अगर आंखें हैं और यहाँ से लाइट ऐसे एंटर करती है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे रेटिना पे एक छोटा सा पॉइंट बन जाएगा, बट ऐसा नहीं, पूरा पैटर्न बनता है हमारे रेटिना पे इस तरह से। और इसी पैटर्न की वजह से रेजोल्यूशन की एक प्रॉब्लम आती है। जब हम चीजों को दूर रखी चीजों को देखते हैं तो हमें ब्लरी दिख रहा होता है, बहुत शार्प नहीं दिख रहा होता है, इसी डायफ्रैक्शन के पैटर्न की वजह से, क्योंकि वो स्क्रीन पे सारी एनर्जी फैल जाती है पैटर्न के अंदर। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट में क्या याद रखना है कि अगर हमने स्लिट की जगह पिन होल यूज किया तो आपका जो पैटर्न बनेगा वो सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल्स या कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। उसमें जो सेंट्रल ब्राइट वाला ये जो रीजन आता है, इसको हम एरी डिस्क बुलाते हैं, जो सेंट्रल वाला डिस्क बनता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा ब्राइट था। और उसका जो रेडियस आता है वो याद रख सकते हो, इसका जो रेडियस आता है, रेडियस ऑफ एरी डिस्क इज 1.22 लैम्डा डी बाई ए। ठीक है, अगर अगर मैंने डी को फोकल लेंथ से रिप्लेस कर दिया तो आप इसको फोकल लेंथ भी लिख सकते हो, तो लैम्डा एफ बाई ए, ये रेडियस होता है। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द एरी डिस्क इन केस। ठीक है, ये पॉइंट याद रखो। इस तरह से हमने सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को रिवाइज किया है। आप इसको अच्छे से याद रखो, एक बार रिपीट करो इन सभी पॉइंट्स को वापस से देखकर। जितने भी फैक्ट बेस्ड डेटा है उनको याद है। अब ये इसका डेरिवेशन पूरा आता है, बट उसकी जरूरत नहीं है, हम सीधा ये आंसर याद रख सकते हैं कि एरे डिस्क का रेडियस कितना आता है। ये आपको काम आएगा टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में, क्योंकि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप भी एक टाइप का अपर्चर ही होता है। तो माइक्रोस्कोप में एक छोटी सी तो ओपनिंग होती है जिससे लाइट एंटर होती है, तो वहां पर, और वो सर्कुलर शेप की होती है, इसलिए वहां पर जो पैटर्न बनता है डायफ्रैक्शन की वजह से, जब लाइट लेंस से पास होती है तो इस तरह का कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को भी वहां पे सॉल्व करना रहता है माइक्रोस्कोप में। चल, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस डायफ्रैक्शन के ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अच्छे वाले, उनको प्रैक्टिस करेंगे एंड उसके थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और कॉन्क्रीट करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर यूजफुल लगा हो और सारे पॉइंट्स जो आपको समझ में आए हो। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
जरूर अटेंड करना, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। I'll wait for you for the next video.